Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Ahmed Raza Mir, principal of ARTD Business School and your facilitator for Advanced Accounting and Financial Reporting subject CFAP 1. सबसे पहले तो वेलकम टू CA फाइनल्स। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस स्टेज तक पहुंचा दिया है। बस आखिरी स्टेज है और इसके बाद आप जो है वो इंशाल्लाह एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। सर इसमें मैं आपके साथ एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देख रहा हूँ। इस सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते मुझे 24 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, 12 साल हो चुके हैं जनाब ये सब्जेक्ट जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आप ये कह लें कि बाकी एस्पेक्ट्स के साथ साथ मेरे 12 साल की टीचिंग करियर का निचोड़ है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। इसके बारे में एक भरपूर स्ट्रेटजी है, एक मुकम्मल स्ट्रेटजी है जो आपसे डिस्कस करूंगा। आए जरा सर इस प्रेजेंटेशन में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर। सर हमारे सेशन में 4 एस्पेक्ट होंगे, 4 चीजें होंगी। पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के बारे में देखेंगे कि ये सीक्वेंस में किस नंबर पे आता है, ठीक है जी। कितने घंटे आपने इसको देने हैं, ठीक है जी। क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इसके लिए, मुश्किल है, आसान है, कोर्स इसका कितना बड़ा है। फिर हम जाएंगे सर डिटेल में इसका कोर्स देखेंगे, कोर्स आउटलाइन देखेंगे। सेफली मैं कह सकता हूं कि शायद ये CFAP 2 जो है कंपनी लॉ, जो कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है, वो और ये एक दूसरे को बड़ा टफ कंपटीशन देते हैं, लेंथीएस्ट सब्जेक्ट होने के उसमें, ठीक है जी। यानी ये आपके कह लें कि CA फाइनल का वन ऑफ दी लेंथीएस्ट इसका सिलेबस होगा। ठीक ठाक आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज सर हम इसके पास्ट रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे ताकि हमें यह अंदाजा हो कि जी पास कितने % लोग होते हैं। और सर चौथे पे मदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस एरिया में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोग गलतियां करते हैं इस पेपर की तैयारी में भी और फिर जाके एग्जाम में भी, ठीक है जी। तो अल्लाह का नाम लेके हम सबसे पहले जो है वो पेपर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए ये आपका ना 4th अकाउंटिंग का पेपर है। इससे पहले आप इंट्रो पढ़ चुके हो, FR 1 पढ़ चुके हो, FR 2 पढ़ चुके हो, ठीक है जी। तो आपकी अकाउंटिंग की एक बेस तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर ये इमारत हमने खड़ी करनी है। अब मोस्टली आप अकाउंटिंग की नॉलेज लेने के साथ साथ उसकी भरपूर किस्म की एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सीधी सी बात यह है कि सर एक रिक्वायरमेंट आई कैप की कि आप MSA 1 का पेपर जब दे पाएंगे जब आप ये वाला पेपर और इसके साथ ऑडिट जो हमारा CFAP 6 है वो दोनों पास होंगे तो आप MSA 1 का पेपर दे पाएंगे। याद रखिएगा MSA 1 का पेपर FFR का या AFR का एडवांस वर्जन नहीं है, ठीक है जी। MSA 1 का पेपर आसान होता है एज कंपेयर टू FFR, ठीक है जी। फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पेपर्स आई कैन सेफली से, इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 16-1700 जो है वो 16-1700 के करीब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने कवर करने। मिसाल के तौर पर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आप उठा दीजिए IFRS 15 में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एक जो है वो एक आप कह लेंगे कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जी डिस्काउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ये एक और कॉन्सेप्ट है। रॉयल्टी की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये एक और कॉन्सेप्ट है। तो 1600 से 1700 के करीब टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने इस पेपर में देखने हैं, ठीक है जी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये CFAP के पेपर्स में पहला पेपर होता है, तो पहले पेपर में फायदा ये हो जाता है कि आपके पास एक रिवीजन का रीजनेबल टाइम होता है। आप जो है वो अपनी तैयारी करते करते आखिरी का पूरा 1 हफ्ता आप इसको दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जितना बड़ा इसका सिलेबस है, ऑनेस्ट टू गॉड आप ये बैठ के 2-3 दिनों में तो इवन रिवाइज भी नहीं कर सकते, घुमा के भी नहीं देख सकते, इतना बड़ा सिलेबस है इसका, ठीक है जी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि पहला पेपर है ये, यानी आपका जो है वो CFAP के एग्जाम शुरू होते हैं तो इस पेपर से शुरू होते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर हमारे पास आखिर में एक अच्छा खासा टाइम होगा रिवाइज करने के लिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम सिलेबस पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लेंथीएस्ट पेपर है सर। इसके सिलेबस के चार एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यह है जनाब 20 से 30 मार्क्स का और मैंने इसके लिए लिखा है हार्ट ऑफ द बीस्ट। यानी CFAP 1 का पेपर मुकम्मल ही नहीं होता कंसोलिडेशन के बगैर। 24 अटेम्प्ट से मैं पढ़ा रहा हूं और इससे पहले कई अटेम्प्ट जो है वो इससे पहले भी हुई होंगी। मैंने नहीं देखा कि एक सिंगल पेपर भी ऐसा आया हो ICAP का जिसमें कंसोलिडेशन ना हो CFAP 1 के अंदर, ठीक है जी। 20 से 30 मार्क्स लिखे हैं, बमुश्किल ये 20 मार्क्स का टेस्ट होता है। ये हमेशा जो है वो 25 से 30 के दरमियान टेस्ट होता है, कभी कभी तो पूरे 30 मार्क्स के लिए टेस्ट हो जाता है। सर आपने जो कैफ लेवल है उस पे कंसोलिडेशन पड़ी हुई है तकरीबन कोई 20%। 80% जो कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप यहां पढ़ोगे, CFAP में आके पढ़ोगे, ठीक है जी। आपने हल्का फुल्का जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा है।
आपके लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड होगा, जॉइंट ऑपरेशंस एक नया स्टैंडर्ड होगा, ठीक है जी, जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट एक नया स्टैंडर्ड होगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नया स्टैंडर्ड होगा। कैश फ्लोज आपने नॉर्मल देखे हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज आप यहां देखोगे तो ये भी इफेक्टिवली आपके लिए एक न्यू टॉपिक है। तो आप कह लेंगे सर आपने बिल्कुल बेसिक कंसोलिडेशन देखी है, लेकिन आप सीफैप में आके डिटेल में देखोगे कंसोलिडेशन, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ कंसोलिडेशन नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। देखिए, हमने एक बचपन में एक चीज पढ़ी है, हमारा एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है जी, उसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है जी। सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है जो कहलाते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और सब्सिडरी अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो IAS 1 के हिसाब से बनाती है। अच्छा, पेरेंट की रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, ठीक है जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS 10 के हिसाब से बनाता है। लेकिन पेरेंट अपने भी इंडिविजुअल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाता है सर, वो आते हैं IAS 27 में। लेकिन याद रखिएगा, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पेरेंट को सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, पेरेंट को अपने अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोकल लॉ इन्फोर्स करता है कि जी पेरेंट कंपनी को अपने अकाउंट्स भी बनाने और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बनाने। तो अपने अकाउंट्स बनाने के लिए ये सब्सिडरी की तरह IAS 1 फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा जनाब IAS 27। इसमें यह बताया जाएगा कि पेरेंट कंपनी जिसकी जिम्मेदारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की है, वो अपने सेपरेट यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स कैसे बनाएगा, उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि क्या ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है? सर, ऐसा सवाल आ चुका है पास में कि एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट रखी है कि जी पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के कंसोलिडेटेड नहीं चाहिए, तो उसको हमने जरा डिटेल में देखना होगा, ठीक है जी। तो ये वो एरिया है जिसपे अगर आपका हाथ साफ है, पक्का है, तो आप ये याद रखिए सर कि आपका पेपर पास होने की अच्छी जो है वो परसेंटेज आपके सामने, यानी आपके पेपर पास होने के चांसेस अच्छे, ठीक है। फिर हमारे पास सर सेकंड स्टेज पे आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तकरीबन 20 से 30 मार्क्स का एरिया है, ठीक है जी। ये मैं कहता हूं जनाब, ये कॉन्सेप्ट्स का हब है, बेपनाह कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं सेफली आपको बता देता हूं, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एरिया है ना, ये तकरीबन मैं 35 क्लासेस में कवर कराता हूं, ठीक है जी। अगर इस पे 35 क्लासेस ना दी जाए, बाखुदा मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। ये इतना कॉन्सेप्ट से भरा हुआ टॉपिक है, ठीक है। फिर इंपेयरमेंट आपने सर पढ़ी होगी, FAR 1 में भी बहुत बेसिक इंपेयरमेंट आपने पढ़ी थी, सिंगल एसेट की इंपेयरमेंट आपने पढ़ी थी। यहां पर आप जो है वो कैश जनरेटिंग यूनिट्स की इंपेयरमेंट देखोगे, रिवर्सल्स देखोगे, ठीक है जी, कॉर्पोरेट एसेट्स के कॉन्सेप्ट्स देखोगे। तो मैं सेफली कह सकता हूं कि इंपेयरमेंट जितना आप नीचे पढ़कर आ रहे हो वो 20% है, ठीक है। बाकी सारे इंपेयरमेंट आप याद देखोगे। IAS 21 आप पढ़कर आ रहे हो, ठीक है जी, नीचे, तो आप ये कह लेंगे सेफली आपने IAS 21 को 40% कवर किया। भाई यहां आप देखोगे IAS 21 में कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, IAS 21 IFRS 9 के साथ, IAS 21 आप देखोगे कंसोलिडेशन के साथ, यानी आपकी एक ऐसी सब्सिडरी भी होगी जो फॉरेन करेंसी में जो है वो आपको कैश जनरेट करके दे रही है, फॉरेन करेंसी सब्सिडरी है। मिसाल के तौर पर यूके में मेरी एक जो है वो सब्सिडरी है, तो मैं उसके अकाउंट्स यूके में बने होंगे, यूके GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में बने होंगे, मैंने उसके अकाउंट्स को रुपीज में कन्वर्ट करके कंसोलिडेट करना है। ये पूरा सारा सिस्टम आप यहां देखोगे। IFRS 13 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपने नहीं देखा नीचे, अभी आप देखोगे। स्टैंडर्ड छोटा है लेकिन है थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड, और ICAP ने रिसेंट अटेम्प्ट्स में इस पे सवाल भी पूछे हैं। तो ये पूरा जो है वो 20 से 30 मार्क्स का एवरेज, इससे जो है वो 22 से 25 नंबर टेस्ट होते हैं। और आप ये कह लें कि इसमें ऊपर वाले एरिया से तकरीबन 20 नंबर टेस्ट हो जाते हैं, 18 नंबर टेस्ट हो जाते हैं, और बाकी इन 3 एरिया से तकरीबन 10 के करीब, 8 के करीब, 5 के करीब मार्क्स टेस्ट होते हैं जनरली। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इंपेयरमेंट के ऊपर 16-16 नंबर का सवाल आ गया, उस टाइम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जामिनर ने 5 से 8 नंबर का पूछा। तो ये ऐसा एरिया है जिसमें एग्जामिनर लाजमी 2 के करीब सवाल निकालेगा इसमें से, ठीक है जी। हम चलते हैं एक स्टेप आगे सर। हमारे पास जो थर्ड स्टेप स्टेज है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर स्टैंडर्ड्स। ये सबसे बड़ा एरिया कोर्स का, सबसे बड़ा एरिया है। 30 से 40 नंबर के लिए इसमें कोई तकरीबन 9 के करीब स्टैंडर्ड्स हैं। IAS 19 ये आपने नहीं कवर किया हुआ, आप अभी कवर करोगे, कैफ लेवल पर नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज अबाउट
एम्प्लॉय को आप जो सैलरी पे करते हो हाजिर में, ये तो आपने जो है वो अकाउंट फॉर कर दी, लेकिन एम्प्लॉय को बाज़ औक़ात आप डेफर्ड बेनिफिट्स देते हो कि जब एम्प्लॉयमेंट छोड़कर जा रहे होगे तो तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें आखिरी सैलरी का इतने गुना दिया जाएगा। तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो आपने देखना है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कंपनी अपने शेयर इशू करके अगर कोई एसेट खरीदे, कोई सर्विस खरीदे, उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, सर ये भी आपने नहीं पढ़ा हुआ। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये भी आपने नहीं पढ़ा। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का मतलब ये है कि आपने एक पीपी है आपका, ठीक है जी, और आपने दिमाग बना लिया कि मैं इसको अगले 12 महीने के अंदर बेच दूंगा, तो ये बात यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बतानी पड़ती है कि जी अगले साल ये एसेट हमारी बैलेंस शीट पे नहीं होगा, तो आप इसका इंपैक्ट खुद फोरकास्ट कर लें कि ये नहीं होगा तो हमारी अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें आप स्टैंडर्ड में देखोगे। रेवेन्यू आप देख कर आ रहे हो नीचे, मैं सेफली कह सकता हूं 30% रेवेन्यू का स्टैंडर्ड आपने FAR2 में देखा होगा, 70% हिस्सा आपने अभी देखना है। लीज, सेम लीज भी आपने को 30% देखा हुआ है और 70% आपने अभी देखना है। आप इस अभी लीज में क्या देखेंगे, आप देखेंगे मॉडिफिकेशंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रही होंगी, लेसी लीज टर्म चेंज कर रहा होगा, लेसर लीज टर्म चेंज कर रहा होगा, एसेट्स रिप्लेस हो रहे होंगे, सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट है, लीज और IAS 21 मिला के आ सकता है, ठीक है जी। फिर इनकम टैक्सेस आप सेफली कह लेंगे आपने 20 से 25% नीचे देख लिया, 70-80% आपने यहां देखना है, ठीक है जी। हर एक चीज के साथ मैं लोगों को मजाक में कहता हूं कभी कभी कि कबर के सवालों के अलावा हर एक सवाल के साथ इनकम टैक्स आ सकता है, ठीक है जी। रिलेटेड पार्टीज एक नया स्टैंडर्ड है, आपने नहीं पढ़ा, छोटा स्टैंडर्ड है, सिर्फ डिस्क्लोजर्स आपने देखने, बनाते कैसे डिस्क्लोजर्स। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्योरेटिकली और फॉर्मेट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह डिजाइन होते हैं और उनमें और एक फुल स्केल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है। तो आप ये कह लें कि ये एरिया से तकरीबन 3 सवाल बनता है, ठीक है। 30 से 40 नंबर का एरिया, तो 3 सवाल इसमें से कम आते हैं। तो 3 यहां से आ गए, एक कंसोलिडेशन हो गया, एक दरमियान में से आ गया, तो 5 सवाल ये होगा जी। फिर हमारे पास सर जो एरिया आता है, आई होप आप इसको पॉज करके लिख भी रहे होंगे अपने पास, ताकि आपके पास कोर्स का जो है वो कंप्लीशन आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास है जनाब आखिरी एरिया, एंड दैट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड। 10 से 15 नंबर का एरिया है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम वो इदारे पढ़ेंगे, वो एंटिटीज पढ़ेंगे जो IFRS के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते, उनके अपने रूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। जैसे SMEs जो है वो फुल स्केल फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई नहीं करते, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं वो हमने देखने। बैंक्स, पाकिस्तान में बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए स्टेट बैंक ने अपना एक जो कह लेंगे फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ठीक है जी। वो BSD एक सर्कुलर है, उसके हिसाब से बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो उन बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के की फीचर्स क्या है, वो आपने जो है वो डिटेल में पढ़ना है। म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशलाइज्ड एंटिटी है, ठीक है जी। ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है, ये नॉर्मल कंपनीज के मुकाबले में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल हट के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेम इंश्योरेंस कंपनीज की भी मिसाल है, जनरल इंश्योरेंस भी आपने पढ़ना है, लाइफ इंश्योरेंस भी आपने पढ़नी है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स, ये क्या है जी, सर बाज़ औक़ात एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए पैसा जमा करती है ताकि रिटायरमेंट पे पैसा दे सके, और ये पैसा अपने पास जमा नहीं करती, एक अलग इदारा, एक अलग कंपनी बना के, एक अलग फंड बना के उसमें हम पैसे डालते हैं। उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, उस ट्रस्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, वो हम यहां सीखेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि सर हमारे पास जो है वो तकरीबन 5 के करीब ऐसे एरियाज हैं जो थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं, और इसमें से एक सवाल जनरली आता है, कोई 8 नंबर का, 10 नंबर का, कभी 12 नंबर का। फिर सर इसके साथ साथ हमारे कोर्स में ना 2 इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उनका आता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास एक और स्टैंडर्ड है जी IAS 29 हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, इसके ऊपर भी एग्जामिनर ने जो है ना वो रिसेंट अटेम्प्ट में 3-4 नंबर का सवाल पूछा। तो ये 2-3 छोटे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मैंने लिस्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बस इसको इस हद तक पढ़ना है जिस हद तक ICAP के स्टडी टेक्स्ट में चीज कवर्ड है, बस इससे ज्यादा डिटेल में हमने इसको नहीं देखना। ये बात समझ आती है भैया? तो ये है जनाब हमारा पूरा कोर्स, और हमने अपने पूरे कोर्स में 4 हिस्से देखे। कंसोलिडेशन सर, फिर हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर हमारे पास सर लंबे चौड़े अदर स्टैंडर्ड्स, और फिर हमारे पास चौथा हिस्सा ये। देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो आपने अगर पहला कंसोलिडेशन, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और तीसरा ये स्पेशलाइज्ड एरिया, ये आपके कोर्स का लगभग 50% है, और इस 50% से 70 नंबर का पेपर बन के आएगा। तो इस पे अगर अपनी आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हुई ना, तो बीच वाले स्टैंडर्ड जो नंबर में बहुत ज्यादा है,
इसमें अगर आपने रीजनेबल मेहनत भी कर ली, मैं पढ़ाऊंगा पूरा ईमानदारी के साथ, सारी चीजें उस हिसाब से कराऊंगा जैसे इस अटेम्प्ट के लिए यही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्मार्ट स्टडी है कि आपने शुरू के 2 एरियाज और आखिरी का इस एरिया को भरपूर तरीके से पक्का करना है। दरम्यान वाले एरिया को आपने अच्छे से कवर करना है, लेकिन इन एरियाज के ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है, बहुत टाइम लगाना है, क्योंकि ये एरिया आपके तकरीबन 70 मार्क्स का पेपर आपको निकाल के देगा। ऐसा है जी सर। यहां हमने जो है वो अपने कोर्स की आउटलाइन देख ली पूरी, और ये याद रखना ये एक क्या कहना है, ये एक जो है वो लगाम है अपनी, जो मैं आपके हाथ में दे रहा हूं कि आपने मुझे बार बार ड्यूरिंग द कोर्स रिमाइंड कराने के यार ये चीज बाकी है, ये चीज बाकी है, ये इतना टाइम रह गया, तो आपके पास एक कंट्रोल रहेगा कि पूरा सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। और याद रखिएगा जो बंदा FFR का पेपर बनाता है ना, वो बंदा इस ग्रेड का भरपूर ख्याल रखता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि 2017 से ऑनवर्ड्स अब तक जितने भी पेपर आए, ICAP ने एक बड़ा सेट पैटर्न फॉलो किया है और अपनी ग्रेड को बेहतरीन तरीके से फॉलो किया। तो ये पेपर आप कह लें कि ग्रेड को फॉलो जरूर करेगा। ठीक है जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो जी, प्रेजेंटेशन के सेकंड फेज में हम देखने जा रहे हैं जनाब ICAP के रिजल्ट्स, इस सब्जेक्ट के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। इस सब्जेक्ट के रिजल्ट्स को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2017 तक ये पेपर जिस तरीके से बनता रहा है, बेपनाह उसके सॉल्यूशंस में गलतियां होती थी, क्वेश्चंस में गलतियां होती थी। पोस्ट दिसंबर 2017 ICAP ने एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जो तमाम रिपोर्टिंग के पेपर्स को बैठ के तरीके से डिज़ाइन करेगा, एनालाइज करेगा, और अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा साबित हुआ। उसके बाद से लेके आप लगातार रिजल्ट्स देखें, एक्सेप्शन ऑफ जून 2022, रिजल्ट्स जो है वो जनरली 30% एवरेज रहा है। ठीक है जी, 28 से 30% का एवरेज रिजल्ट रहा है, विद गुड रिजल्ट्स इन दिसंबर 18 एंड जून 19। ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉडी का रिजल्ट एटलीस्ट 1/4 होना चाहिए। ठीक है, 1/4 1/3 रिजल्ट होना चाहिए, और ये FFR में मेंटेन्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर एक बंदे ने रीजनेबल तैयारी की है, चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, उसकी पेपर में जाता है, ठीक है जी, फेल नहीं होता, पास हो जाता है। ठीक है जी। और देखिए फाइनल है, फाइनल और कैफ में बड़ा फ़र्क है। कैफ का इंटायर सब्जेक्ट अगर आप उठा के देखेंगे ना, मतलब CA फाइनल के तनाजुर में, तो CA फाइनल मिसाल के तौर पर अगर 100 यूनिट है, तो कैफ का पूरा सिलेबस सर 8 से 10 यूनिट है, यानी ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स जो है वो CA फाइनल का कोर्स कैफ के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट इसी तरह ही रहेंगे। ठीक है जी, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मैंने तो ये रिजल्ट्स भी देखते हैं, ठीक है जी, कि 5% और 9% लोग पास हुए, 17% लोग पास हुए, ये रिजल्ट भी हमने देखे। तो दिसंबर 2017 के बाद से लेके आपको बहुत रीजनेबल जो है वो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि आगे भी ये चीज़ें इसी तरह कंटिन्यूड रहेंगी। ठीक है, यानी एक मेहनत करने वाले बच्चे के लिए पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी सर, फिर आप किससे पूछेंगे कि यार मुझे पेपर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उसी से पूछें जो पर्चा चेक कर रहा है, जो पर्चा बना रहा है। यानी डायरेक्ट एग्जामिनर के मुंह से जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ये जानने के लिए कि यार लोग तैयारी में क्या गलतियां कर रहे हैं, एग्जाम में क्या गलतियां कर रहे हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को किस तरह तैयार करना चाहिए। तो मैंने सर एक समरी तैयार की है एग्जामिनर के कमेंट्स की। खुदा के वास्ते ये चीज डे 1 पे सुन लो, ये सुन लेना डे 1 पे, इसको दिमाग में रखना, ताकि तुम पूरा सेशन जब मेरे साथ चल रहे हो तो ये सारी चीजें तुम्हारे जहन में हो, इसको तुम देख के चला रहे हो अपने आप को। ठीक है जी, आखिर में जाके ये चीजें सुनना फायदेमंद नहीं होती कि मैं आपको कहूँ जी आपको तो ये करना था, वो करना था, आखिर में आके कोई फायदा नहीं है। शुरू से अपने जहन में चीज रखना कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो एग्जामिनर के कमेंट्स में आपके सामने रख रहा हूँ। ये पिछली 5 अटेम्प्ट के कमेंट्स हैं जो मैंने 5 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स जमा किए, उसमें से निकाले। ठीक है जी, सबसे पहली चीज सर याद रखिएगा, FFR इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? देखिए एग्जामिनर ने कंसोलिडेशन का एक सवाल पूछा, पेरेंट के अकाउंट्स दिए, सब्सिडरी के अकाउंट्स दिए, और आपको कहा जी कंसोलिडेट कर लें। एक दफा एग्जामिनर ने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स दिए, उसने कहा ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुकी है, गलत हुई है, इसको सही करें। लोग ठंडे होकर बैठ गए, क्योंकि लोगों का जहन जो है वो नॉलेज इस तरह लेता है कि पिक्चर्स फॉर्मेट में, कि यार इस रूल ये चीज लिखी होगी तो मुझे ये करना है, चीज लिखी होगी मुझे ये करना है। नहीं, एग्जामिनर ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, थोड़ा चीजों को चेंज किया, आप अप्लाई नहीं कर पाए उसको। IFRS 15 का एक टॉपिक है डिस्काउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक है जी, एक टॉपिक है सर। ठीक है जी सर, दूसरा टॉपिक है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट,
तीसरा टॉपिक है जनाब मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने तीनों मिला के पूछ लिया, तीनों अलग अलग तो सबको आते थे, लेकिन जब मिला के पूछा गया तो सर सब ठंडे होकर बैठ गए। तो सर याद रखिएगा, आपने सिर्फ नॉलेज एक्वायर नहीं करनी है, आपने उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस इंश्योर करनी है ठीक ठाक प्रैक्टिस करके। ठीक है जी, आगे मैं जाके आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अब सिर्फ पास पेपर्स तक महदूद रहते हैं। मेरी आप किताब उठाओगे जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 650-700 के करीब क्वेश्चन हैं, उसमें आपको सारे पास पेपर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल मुश्किल सवालात भी आपको मिलेंगे जिसमें आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक जगह आके टेस्ट हो रहे होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले चीज याद रखिएगा, आप पास पेपर्स आपसे सॉल्व हो रहे हैं, देयर इज नो गारंटी कि आप ये पेपर पास कर सकते। ठीक है जी, तो नॉलेज लेनी है और उसको साथ ही साथ अप्लाई भी करने डिफरेंट सिनेरियोज में, जो मैं आपको देता जाऊंगा। ठीक है जी, फिर जनाब सेकंड नंबर पे प्रेजेंटेशन एंड एक्सटेंट ऑफ वर्किंग। देखिए लोगों का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनको आज तक यही नहीं पता चला कि मुझे किस एक्सटेंट पे काम करना है। देखिए FFR का पेपर बिल्कुल 100 नंबर का नहीं होता, ये तकरीबन 120-25 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है जी, जैसे एक क्वेश्चन है से 20 नंबर का, तो उसमें अवेलेबल मार्क्स होंगे से 24 के करीब, यानी आप 20 नंबर के सवाल में 2 गलतियां भी कर देंगे ना तो आपको 20 पूरे मिल जाएंगे। 24 नहीं मिलेंगे, 20 है तो मैक्सिमम 20 ही मिलेंगे, लेकिन अवेलेबल 24 होंगे। तो लोग करते ये कि सर जब एक सवाल के अंदर जाके पढ़ते हैं ना, गलतियां हो रही हैं, आगे बढ़ जाओ यार, छोड़ दो उसको, और कोशिश ये करो कि यार अपनी वर्किंग्स डिटेल में बनाओ। डिटेल का मतलब हद से ज्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल डिटेल में बनाओ, ताकि एक पेपर को चेक करने वाले बंदे को ये पता चले कि फिगर्स कहां से आ रही है। बस अगर आप अल्टीमेट फिगर गलत भी कर दो ना सोल्यूशन, लेकिन आपने वर्किंग बनाई हो, आपको आधे या आधे से ज्यादा नंबर मिल जाते। तो प्रेजेंटेशन सवाल की सही रखनी है, वर्किंग रीजनेबल बनानी है, ताकि एक सीक्वेंस में चीजें जो है वो एग्जामिनर को समझ आए। ये ना हो यार बहुत गंदे, आप यकीन करें मैं मॉक की कॉपियां कभी चेक करता हूं ना तो मुझे हैरत होती है कि यार किस तरीके से आप सोल्यूशन ड्राफ्ट कर दो। ठीक है जी, एक पेपर पे आप सोल्यूशन रखें, आगे वर्किंग रखें, और वर्किंग की एक्सटेंड इतनी रखें कि अगर अल्टीमेट फिगर सारी गलत भी हो जाए तो भी आपको आपके वर्किंग के आधे से ज्यादा नंबर मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पता चल जाए ना कि ICAP वर्किंग पे किस तरह मार्क्स देता है, बाखुदा आपको एक सवाल नहीं भी आ रहा, वर्किंग करके आ जाओ, मैं आपको हल्फन ये बता रहा हूं। ठीक है जी, तीसरी चीज सर टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी अटेम्प्ट, जिससे पेपर अटेम्प्ट किया, आप उससे बैठ के पूछें यार FFR का पेपर कितना किया, वो आपसे कहेगा यार मैं 80 नंबर अटेम्प्ट कर पाया, मैं 85 नंबर अटेम्प्ट कर पाया, मैं 75 नंबर अटेम्प्ट कर पाया। रीजन ये कि सर पेपर में सवालात ऐसे सेट किए जाते हैं कि आप 3 घंटे लगातार लिखते रहना तो जाके पर्चा कंप्लीट होगा। टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है लोगों को। आसान इलाज ये भैया, जब एक पर्टिकुलर सवाल पे आपने जितना टाइम लगाना था 1.8 मार्क्स पर मिनट के हिसाब से, ठीक है जी, 1.8 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से, आप उसके बाद आगे बढ़ जाए। मे भी आपने सर उसमें नंबर ले लिए हो, 20 नंबर का सवाल है, अवेलेबल मार्क्स 24 हो, 3 कैलकुलेशंस के बगैर भी आपने पूरे नंबर ले लिए हो, और वो 3 कैलकुलेशंस आप जबरदस्ती करने जाओ, टाइम जाया करो, आप आगे ना बढ़ो, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सवाल पे टाइम लगा दे, मूव ऑन। क्यों? आपने यार एक सवाल तकरीबन 80% भी किया ना, कभी चांसेस है कि आपको उसमें 95-100% मार्क्स मिल जाए, क्योंकि अवेलेबल मार्क्स उसमें ज्यादा है। तो टाइम मैनेजमेंट का खुदा के वास्ते ख्याल ये रखना है कि आपने जो है वो जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने जितना टाइम है उसके हिसाब। अच्छा, फिर दूसरा, जब हम तैयारी कर रहे हो तो आपने एंड पे आके कम से कम 3 पेपर्स ऐसे करने हैं जो आप टाइमर लगा के करो। ICAP के 3 पर्चे टाइमर लगा के 3 घंटे, उसमें आप ये देखो कि आपसे किस हद तक पर्चा सॉल्व हो रहा है, ताकि आप पेपर में जाके ज़हनी तौर पे तैयार हो कि मुझे किस पेज से चलना है। ठीक है जी, सबसे बड़ा फेलियर का रीजन यही है। ठीक है जी। अच्छा, फिर जनाब चौथा, कवरेज ऑफ सिलेबस। आप यकीन करें कि आप पास पेपर्स उठाए ना ICAP के एग्जाम के, यार एग्जामिनर ना कोई बोंगा आदमी नहीं है। वो ऐसे नहीं करता कि यार ये 6 एरियाज में पास में पूछता रहा हूं तो चलो यार मैं ये 6 एरिया छोड़ के अगली दफा अगले 6 एरिया पूछ लूं, और जो पास पेपर में पूछता रहा हूं 20 के करीब एरियाज में वही पूछता रहा हूं। नहीं। आप उठा के देखेंगे, उसने हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी का एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, उस पर भी सवाल बनाया। आप उठा के देखें सर, उसके पास टोटल 6 सवाल हैं और तकरीबन उसके पास कोई 20-25 के करीब टॉपिक्स हैं। तो आप खुद सोचो, इस 20-25 टॉपिक्स में हर एक में तकरीबन 150, 50, 80, 90, 1600 कॉन्सेप्ट्स है। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, आप खुद सोचें। अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किया ना पूरा, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप सरप्राइज हो जाएंगे पेपर।
ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप एग्जामिनर के कमेंट्स उठा के देखें, वो कहता है जिस सेट पैटर्न पे पास में मैंने सवाल पूछे उसी तरह सवाल पूछूं तो बच्चा जवाब दे देता है। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज करूं, थोड़ा सा मैं ग्रे एरिया में जाऊं, ऐसा एरिया जो मैंने नहीं पूछा आज तक, लोग नहीं जवाब दे पाते। ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बता रहा हूं, सिलेबस पूरा कवर करना, ठीक है जी। चौथी चीज सर, पांचवी चीज है सर मेरे पास ये एग्जामिनर कमेंट्स, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये एफएफआर के पेपर का नहीं है, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूं जो ना कंप्यूटर बेस्ड पेपर का, MSc 1 के पेपर के कमेंट्स में मैं एक चीज देखी कि एग्जामिनर ने ये कहा कि यार जनाब जो बंदा पर्चा देने आया ना उसने तैयारी की है कागज पे, पेपर दे रहा है वो टाइप करके, तो ना उसकी स्पीड है ना उसको कोई जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि चलाना कैसे उसको। मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये आपको बता रहा हूँ एफएफआर के सिलेबस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं सवालात एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ सवालात होंगे जो मैं पेन से सॉल्व करूंगा, मेजॉरिटी मैं एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप एक्सेल पे ही प्रैक्टिस करें। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मे बी दिसंबर 24 से जून 25 से आपको जो है वो पेपर देना ही कंप्यूटर बेस्ड पड़े, तो खुदा के वास्ते आज से उसकी तैयारी उसी हिसाब से करें, ठीक है जी। तो ये हमारे एग्जामिनर के कमेंट्स से सर सिलेबस पूरा करना है, जम के तैयारी करनी है, ठीक है। मल्टीपल स्टैंडर्ड से मिला के सवाल जो है उसको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको किताब दूंगा सर 650 के करीब उसमें क्वेश्चंस हैं, और मेरी किताब है सर जिसमें आपको सारे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है जी, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने सारे कोशिश करना है कि सॉल्व करें, ठीक है। फिर जनाब ड्यूरेशन कितना होगा सर हमारे कोर्स का, देखिए पढ़ाने का ड्यूरेशन जो है ना वो कोर्स आवर्स होंगे तकरीबन 170 घंटे, ठीक है। रिविजन किस चीज का सर, देखिए आईकैप के सिलेबस में एक बहुत बड़ी गंद ये कि FAR 1 और FAR 2 लेवल पर जो सिलेबस है ना वो भी आईकैप का एग्जामिनर आप बाज़ वक़्त बड़े सवाल में एडजस्टमेंट डाल के टेस्ट कर लेते हैं। जैसे बोरिंग कॉस्ट टेस्ट कर लिया, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कोई जो है वो एडजस्टमेंट डाल दी, तो भैया तकरीबन 25 से 30 आवर्स इन एरियाज, इन इसमें जो की एरियाज हैं जो FFR के लेवल पर टेस्ट हो सकते हैं वो हम जो है वो उसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर सिमुलेशन, ये क्या जी, मैंने आपको कहा ना कम से कम आपको 3 पेपर्स आईकैप के टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं, तो आपने ये टाइम भी देना है उसको, ठीक है जी। तो लगभग सर 170-180 घंटे जो है वो आप कह लें 200 घंटे कह लें सेफली जो आप पढ़ाई करोगे। ये याद रखना सर, अगर कोई बंदा इस ताक में बैठा है कि 100 घंटे में कोई FFR का कोर्स करा दे, मैं आपको आज बता दूं आप एक टाइम बम लगा रहे हैं अपने साथ। कॉन्सेप्ट नहीं पूरे होंगे, FFR का पेपर नहीं निकलेगा। मैं फिर आपको बता दूं जो एग्जामिनेशन टीम है बोंगी नहीं है, वो पास पेपर्स देख के मैं आपको बता रहा हूं, जिस बंदे का सिलेबस कवर्ड नहीं है मार खाएगा वो मैं बता रहा हूं। तो आपने ये 200 घंटे बेटा सीने पे पत्थर रख के जो है वो लगाने, ठीक है जी। अब सर ये घंटे दें कैसे, देखिए बहुत सारे बच्चों की अटेम्प्ट होगी दिसंबर 24 और जून 25, ठीक है जी। इनके पास तो एम्पल टाइम है, इनके पास तो बहुत टाइम है। ये इंश्योर करें कि वीक में कम से कम 5 से 6 घंटे FFR को दें। 5 से 6 घंटे अगर वीक के दे रहे हैं ना, 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको लेक्चर दूंगा ना तो वो होगा 1 घंटे का लेक्चर, लेकिन वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि घर पे बैठ के आप उसको लेने जाओगे ना तो कम से कम आपको 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा आपको लगेगा, क्योंकि वो उसमें मैं कॉन्सेप्ट इतने सारे दे रहा हूँ कि आपको तसल्ली से बैठ के उसको लेना पड़ेगा। फास्ट 2 की स्पीड पे देखो मसला नहीं है, लेकिन लेक्चर पूरा देखना है आप, ठीक है जी। तो 5 से 6 घंटे आपने देने रोज, अगर जिनकी अटेम्प्ट है सर दिसंबर 24 और जून 25, ठीक है। और आप इसको इस तरह कर लें कि हर ऑल्टरनेटिव डे पे आप एक क्लास ले लें और वीकेंड्स पे जो है वो आप तकरीबन 3 घंटे वीकेंड पे दे दें, सैटरडे संडे, और 3 घंटे बाकी के 5 दिनों में दे दें, तो आपका मजे से जो है वो इंशाल्लाह कोर्स कवर हो जाएगा। सर जिनकी अटेम्प्ट है जून 24, अब उनका जो है वो इफेक्टिवली टाइम रह गया कम। अब उनको क्या करना है सर, उनको कम से कम हफ्ते के 10 घंटे देने, और 10 घंटे इस तरह होंगे कि वो लगातार वीक के 5 दिन वीकडेज में 1-1 घंटा FFR को दें, और वीकेंड के ऊपर रिमेनिंग 5 आवर्स 2 और 3 घंटे करके सैटरडे संडे को कवर कर लें। 9-10 घंटे भी अगर वो देगा तो मामलात मैनेज हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये जो 170 घंटे मैंने आपको बताया ना, दिस इंक्लूड्स प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स, पास्ट पेपर्स, रिविजन्स, ईच एंड एवरीथिंग। ये 200 घंटे मेरे, ये आपने देने मुझे, ठीक है जी। पेपर जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका अल्लाह ताला निकाल देगा। मैं आपको बता रहा हूं
इंसाफ से आपने जो है मुझे 200 घंटे देने, ठीक है जी। अच्छा जनाब, फिर सर हमने आप अगर ARTD आते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं मुझसे, तो मैं अपने कुछ काम के फीचर्स आपको बता रहा हूँ। वो फीचर्स ये हैं जनाब, एक तो कंप्लीट कोर्स कवरेज होगा, मैंने आपको बताया कुछ 650 के करीब सवालात मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 एक किताब है जिसमें मैंने आपको कहा ना कि मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस एक साथ मिला के टेस्ट हुए, ठीक है, मैंने डाले उसके अंदर, मेहनत की है उसके ऊपर सर मैंने, ठीक है जी। ये मेरे को 12 सालों का निचोड़ है ये पूरी किताब, ठीक है जी। इसमें आपको हर टॉपिक पे इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव सवाल मिलेंगे, हर कॉन्सेप्ट पे सवाल मिलेगा, और हर टॉपिक के मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं उस पर आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको मैं सॉल्व कराऊंगा सर। तीसरी चीज ये है कि सर हैंड रिटन समरीज होंगी हर स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, वो हमारी किताब के अंदर ही लगी हुई हैंड रिटन समरीज है, हैंड रिटन समरीज, ठीक है जी। ताकि पूरा स्टैंडर्ड कवर करने के बाद अगर आपको समरी देखनी है तो पूरी स्टैंडर्ड की कोई 5 पेज की 8 पेज की समरी होगी आपके सामने होगी, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जब आप रिवीजन करने बैठेंगे। बड़ी मेहनत की गई है सर इन समरीज के ऊपर भी। सर फिर जितने मेरी किताब के क्वेश्चंस हैं सबका एक्सेल बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। कंसिडरिंग कि आपका CB एग्जाम है, आप एक्सेल पर उसको सॉल्व करें, तो कंपेयर भी आप एक्सेल के सॉल्यूशन से ही करें ताकि आपको इत्मीनान रहे, ठीक है जी। आपको बार बार बैक एंड फोर्थ कागज पे नहीं आना पड़े, ठीक है जी। तो आपको एक्सेल मेड नोट्स मिलेंगे। मैं इस लेक्चर के थ्रू, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मिर्जा हारिस और उदय दोनों को यार मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा इस चीज का। खुसूसन मिर्जा हारिस ने, मेरा असिस्टेंट है, अमेजिंग काम किया FFR के ऊपर। जब आप उसके एक्सेल के नोट्स देखेंगे यू विल बी अमेज्ड, ठीक है जी। उससे इतनी मेहनत करके सारी चीजें जो एक जगह जमा की हैं, आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप वी हैव योर बैक, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर सर हमारे पास एक रोबस्ट जो है वो व्हाट्सएप पे सपोर्ट है। ये मेरे दोनों असिस्टेंट हैं, मिर्जा हारिस खास तौर पे। सर FFR में आपको, BFD में आपको, यकीन करें ऑन द स्पॉट आपको सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। मैं खुद भी अवेलेबल हूँ, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अवेलेबल होंगे। आपको जो सपोर्ट मिलेगी किसी जगह आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको सेफली बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जनाब, यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, लेकिन कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंटेशन से बियॉन्ड। वो प्रेजेंटेशन से बियॉन्ड ये कि सर मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा मैं आपको प्रीमियम लेक्चर्स में दूं, ठीक है जी। प्रीमियम लेक्चर्स ये होंगे कि सर आपके पास कम टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी, 70 से 80%। कुछ एरिया ऐसा होगा जो शायद मैं पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यूज कर लूँ क्योंकि बहुत अच्छे से कवर हुए हैं, उसमें सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है। वो मैं नहीं चाह रहा कि आपका टाइम और मेरा टाइम जाया हो। उससे बेहतर है कि हम किसी और चीज के ऊपर अच्छा काम कर लें, FFR के अंदर ही फर्दर क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं। लेकिन मैं तकरीबन 70 से 80% हिस्सा जो है वो प्रीमियम लेक्चर्स में कवर करूंगा। आप जानते हैं कि प्रीमियम लेक्चर पे कितनी मेहनत लगती है, और कुछ 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं मुझे एक लेक्चर 1 घंटे का डेवलप करने के लिए। इतना कॉम्पैक्ट लेक्चर होता है वो कि आप जब घर जाकर उसको खोलते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं उस लेक्चर को लेने में, लेकिन सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है जी। सर रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि सर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन कोई 8 साल हो गए होंगे कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चा जो है पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला मुझसे पढ़वाता है, और बच्चा माशाल्लाह सेटिस्फाई होकर जाता है। रिसेंट अटैम्प्ट में बच्चों ने मुझसे शिकायत की कि जी कुछ पास पेपर्स जो है वो रिसेंट अटैम्प्ट के नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 3-4 अटैम्प्ट के पास पेपर्स हमने नहीं अपडेट किए थे। क्योंकि अब मैं प्रीमियम में सारा कवर करा रहा हूँ तो सारे पास पेपर्स लेटेस्ट अटैम्प्ट तक कवर करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी पहली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।